आपने वो किस्सा सुना होगा, दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर ले उड़ा। आज जब देश डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, तब दो दलों की लड़ाई में रोटी कोरोना वायरस को मिल रही है और वो पैर पसारता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज सवाल कांग्रेस और बीजेपी से है। बताइए, क्या कोरोना आपका कॉमन दुश्मन है या आप कोरोना के दोस्त हैं? कब तक आपकी लड़ाई से कोरोना की भलाई होती रहेगी? आज बहस इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। महामारी से लड़ाई चल रही है, फोकस पूरा महामारी से लड़ाई पर होना चाहिए। आपस में मिलजुल कर काम करिए। कमियां बतानी है तो अच्छे से बताइए, सजेशंस देने हैं तो अच्छे से दीजिए। उस पर पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? महामारी से लड़ाई पॉलिटिक्स पर क्यों आई? सवाल नंबर 2, होना क्या चाहिए था? आइडियल कंडीशन क्या होती? आइडियल कंडीशन यह होती, हम होते और हमारी दुश्मनी कोरोना से होती, यानी हम वर्सेस कोरोना। यह लड़ाई चलनी चाहिए थी, लेकिन यह लड़ाई हमें एक अलग ही दिशा में दिख रही है। कांग्रेस बनाम बीजेपी, यह लड़ाई क्यों हो गई? यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3, जान है तो जहान है। आज एक एक जान खतरे में है, तो ऐसे में सियासत का क्या काम है? इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता है, पुनीत कर्नावट जी बीजेपी नेता है और अवधेश आकोतिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहला सवाल पुनीत जी से मैं पूछूंगा, और क्यों पूछूंगा यह भी मैं बता दूं, क्योंकि पहला सवाल अगर मैं कांग्रेस से पूछूंगा तो जो कांग्रेस कहेगी पुनीत जी उस पर जवाब देंगे, जबकि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए बीजेपी से। पुनीत जी, मेरा सवाल आपसे यह है, पाली से भाजपा सांसद हैं पीपी चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उसका असफल कोरोना प्रबंधन। केंद्र सरकार ने राजस्थान की मांग के अनुसार 435 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया, लेकिन राजस्थान सरकार संसाधनों की कमी के चलते उस कोटे को उठाने में असफल रही। कीमत राजस्थान वासियों ने चुकाई। मेरा सवाल उससे आपसे यह है कि ठीक है, प्रदेश सरकार के पास संसाधनों की कमी थी और वो कोटा नहीं उठा पाई, आप भेज देते, आपके पास भी संसाधन कम थे, पर हमें क्या मिला? यह ट्वीट, ऑक्सीजन नहीं मिली। यह ट्वीट मिला सर पाली सांसद का। पुनीत जी। स्वप्निल जी, आप एक अच्छी डिबेट कर रहे हैं, इसलिए मैं बिना किसी राजनीतिक बातों के आपकी बातों का जवाब देना चाहूँ। ठीक, ये लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर लड़नी होगी। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा दिया, ठीक, राज्य सरकार को उसको लाने का प्रबंध करना चाहिए था। हाँ। और राज्य सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी रोज यूनिवर्सिटी की स्टाइल में आज भी अपना भाषण देते हैं, आज भी अपना ठीक है वक्तव्य देते हैं। हमारे यहाँ पर, आप मुझे बोलने दें दोस्त, हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 28 क्रायोजेनिक टैंकर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए काम कर पा रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी में 200 से ज्यादा क्रायोजेनिक टैंकर आप नहीं भेज सकते थे? परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है। आप नहीं भेज सकते थे? आप बात सुन लें। नहीं, मेरा सवाल आपसे क्या है पुनीत जी? डिबेट खत्म हो जाएगी। आप अगर ये कहेंगे तो सवाल का जवाब नहीं देंगे तो डिबेट वैसे भी बिना जवाब के खत्म होगी ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप भेज देते, आपने क्यों नहीं भेजा? स्वप्निल जी, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। आप राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। क्रायोजेनिक टैंकर की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने 3 आईपीएस ऑफिसर्स को जिम्मेदारी थी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जाने की। आपके चैनल ने दिखाया, उनको जिम्मेदारी दिए जाने के बाद भी 3 दिन तक वो राज्य की राजधानी में थे। सीएमओ ने जब उनकी लोकेशन मांगी, लाइव लोकेशन मांगी, तब उनमें भगदड़ मची और वो यहां से रवाना होकर वहां गए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। किसी मुकाबले में दो राजनीति की आउट हो जाते हैं, उसके बाद चौथे खिलाड़ी पर ये जिम्मेदारी आती है कि वो उनकी भी पारी को संभाले और टीम को जिताने की कोशिश करे। चलिए मान लीजिए प्रदेश सरकार नहीं कर पाई, आप भेजते थे सर, आपके पास संसाधन नहीं थे क्या? मेरे को कांग्रेस से ज्यादा तो आप इंटरप्ट करते हैं सर, मेरे को कांग्रेस से ज्यादा तो आप इंटरप्ट करते हैं। जब परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है क्रायोजेनिक टैंकर्स राजस्थान में रुक जाए, 87 रुपए 50 पैसे किलोमीटर के हिसाब से आपने उनकी रेट तय कर दी। दूसरे राज्य उनको 150 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट देकर ले गए। तो आपने रोका क्यों नहीं उनको? पुनीत जी, आप हर चीज की जिम्मेदारी डालिए केंद्र सरकार पर, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन। शुरुआत से लड़ाई आपको सेंट्रलाइज नहीं रखनी चाहिए थी, आपने रखी, हमारी उम्मीदें बढ़ाई। हम आपसे तो पूछेंगे ना पुनीत जी, सारी चीजें शुरुआत से सेंट्रलाइज थी ना पुनीत जी?
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर यहां की मशीनरी धराशायी हो गई तो क्या आप नहीं भेज सकते थे? ये तो हाँ या ना, चलिए मैं तो हाँ या ना में भी नहीं कह रहा, एक वाक्य में दे दीजिए, लेकिन बताइए ना आप भेज सकते थे कि नहीं? स्वप्निल भाई, ये 33 राज्य हैं इस देश के अंदर। हाँ। सभी लोग फेलियर हो जाएंगे और केंद्र के ऊपर ही सब कुछ डालेंगे, तो ये फेडरल सिस्टम नहीं है, ये संघ। तो जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था सर, तब आपको ये ध्यान नहीं था? सारी चीजें जब सेंट्रलाइज थी तब आपको ये ध्यान नहीं था कि ये फेडरल सिस्टम है और राज्यों को साथ लेकर चलना चाहिए? पुनीत जी आगे आऊंगा मैं आपके पास। आरसी चौधरी जी, मैं आज से कई साल पीछे आपको ले जाना चाहता हूं और लोकसभा का एक दृश्य याद दिलाना चाहता हूं। आरसी चौधरी जी सुनिएगा, भारत पाक का युद्ध शुरू हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। लोकसभा में उन्होंने कहा कि देश संकट में है और आज देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, हम उनके साथ, उनके पीछे, उनके हर निर्णय के साथ खड़े हैं। यह किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आप लोग क्या कह रहे हैं कि जो देश का नेता है वो मदमस्त है, अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब या तो उस समय की सियासत गलत थी या आज की सियासत गलत है। आरसी साहब, से कितना अच्छा लगता है कि आपको हिंदुस्तान का अतीत याद है। ये अतीत याद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी। जब हिंदुस्तान और चाइना का जब युद्ध हो रहा था और जब युद्ध चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम वहां पे जाके देश की स्थिति देखना चाहते हैं। और जब युद्ध का शीत चल रहा था, उस समय संसद को आहूत की गई और जो विपक्ष के प्रश्न थे उन तमाम प्रश्नों का सदन में जवाब दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति वो सत्ता को केंद्रित करके जो सदैव ये कहते रहे कि विपक्ष होना नहीं चाहिए, विपक्ष विहीन बात चाहते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या का एक नारा था और वो उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस विहीन चाहते हैं। विपक्ष सिर्फ आप हैं ऐसा नहीं है, विपक्ष और भी हैं। आरसी साहब की बात को मैं मान लेता हूं, कांग्रेस की ना सुने, उन्हें कांग्रेस से दिक्कत है, इस देश के इतिहास से दिक्कत है। हो सकती है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को वो कितनी भी गालियां दे, लेकिन और विपक्षी 12 दलों के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को 9 सुझाव दिए। उससे पहले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनको सुझाव दिए। ये लगभग 1.5 हफ्ते पहले ना यही तमाम दलों के कई सारे चेहरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे, तब वो आमने सामने सुझाव नहीं देना चाहते थे, पत्र लिखा गया है ना। आरसी साहब, स्वप्न जी 1 मिनट का आप समय देंगे तो मैं क्या है कि हम स्काइप पे जुड़े हैं, आपकी बात को मैं काटना नहीं चाहता था, आप मुझे बोलने का थोड़ा सा वक्त दें तो मैं मेरी बात पूरी कर दूं, नहीं मैं आपकी प्रश्न सुन लेता हूं। आपने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा, ये पत्र इस देश की आत्मा है। पत्र कौन सा गुनाह हो गया? पत्र पब्लिक के सामने अगर जनता ने उनको सुझाव दिए, देश के प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष आके मन की बात करते हैं, तो क्यों नहीं वो प्रश्नों का जवाब दे दे? जब 12 विपक्षी दलों के प्रश्न उन्हें ठीक नहीं लगते, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे रहे, तो आरसी साहब, और वो सुझाव देते वो अच्छा नहीं लगता। एक सत्तारूढ़ दल जो इस देश की आजादी के इतिहास में योगदान रखता है, हाँ। 9 अप्रैल को उन्होंने राहुल गांधी जी से कहा था कि वैक्सीनेशन। आरसी साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जवाब नहीं देते। आरसी साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। शुरुआत से लेकर अब तक कभी भी आपने ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की कि आप किस तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए ये बात फैक्ट है आरसी साहब, शुरुआत से अब तक आपने एक बार भी यह जाहिर करने की कोशिश नहीं की कि आप किस तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। आपने कमियां निकालने की पूरी कोशिश की। वैक्सीनेशन ड्राइव बना, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर ड्राइव किस तरह से बने, उसके बाद एक फॉर्मूला बना, उससे वैक्सीनेशन चालू हुआ। इसके बाद सोनिया गांधी जी कहती है कि राज्यों को जिम्मेदारी धकेल दी गई राज्यों की ओर, पर यह राज्यों को जिम्मेदारी मिले ये आप ही की मांग थी। एक तरफ राहुल गांधी है, उनके सजेशन हर 2 दिन के बाद ट्वीट में दूसरे नजर आते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं ना कि अगर फिर यह सियासत नहीं है तो क्या है? देखिए मुझे ये लगता है कि सत्तारूढ़ दल ये चाहता है कि उसकी जनता उसकी दया पे जिंदा रहे, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछे। और लोकतंत्र के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि कोई भी देश का नागरिक जिसको शासक बनाता है उससे सदैव प्रश्न पूछता रहे, यही जिंदा लोकतंत्र होता है। और विपक्ष की बात को सुनते रहना यही लोकतंत्र की निशानी है, वरना तानाशाही है। हम बार बार देश के प्रधानमंत्री जी से ये पूछ रहे हैं कि आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, वो एसेंशियल सर्विस में सरकार लिख के देती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो रेमडेसिविर की सप्लाई है, जो वैक्सीनेशन का नेशनल प्लान की बात है, छत्तीसगढ़ में भी वो कोई चर्चा नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं इस तरह के मनमर्जी के, अब तो सामने आ ही चुका है, किससे छिपा है। लेकिन इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या सिर्फ सियासत नहीं हो रही, लोगों को हवा की जरूरत है, हवा हवाई बातों की नहीं, और वो हवा उन्हें नहीं मिल रही। लोगों को दवा की जरूरत है,
दावों की नहीं। दावे मिल रहे, दवा नहीं मिल रही। अवधेश जी, आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जब दुश्मन कॉमन होता है ना, तो जो दुश्मन के अलग अलग धड़े हैं, जो अलग अलग उसके दुश्मन हैं, वो एक होकर उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, वो हाथ मिला लेते हैं। दुश्मन का दोस्त दोस्त है, हाथ मिलाओ, लड़ लो। हो क्या रहा है? अब तो मैं ये कंफ्यूज हो गया हूं, कौन किसका दोस्त है। मतलब कोरोना ज्यादा सगा है, समझ में नहीं आता। अवधेश जी, वैक्सीन की मांग करना गलत है, ये सरकार से प्रश्न पूछना गलत है, देखिए, आप विदेशों को देते रहेंगे, ये पूछना गलत है। आरसी जी मुझे सुन लीजिए। मैं और भी आऊंगा आरसी साहब, आपके पास आगे और भी आऊंगा। हाँ बोले अवधेश जी। आरसी जी सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। स्वप्निल जी देखिए, जो कोरोना है ना, करीब साल सवा साल हो गया उसको आए हुए, वो अपना नेचर चेंज कर रहा है, उसके नए नए स्ट्रेन आ गए हैं। लेकिन अपने यहाँ जो सियासत है ना, वो बिल्कुल नहीं बदल रही है, वो बदस्तूर जारी है। हर सियासी दल जब के लिए राजनीति में आए, हम सेवा की राजनीति करते हैं। लेकिन ये इस महामारी के दौर में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ये साफ तौर पर साबित हो गया है कि कोई भी राजनीतिक दल सेवा के लिए राजनीति नहीं करता है, वो राजनीति करता है सिर्फ सत्ता के लिए। सत्ता के लिए क्यों करता है, क्यों स्पष्ट हो गया है। देखिए, केंद्र से लेके राज्यों तक इस कोरोना से लड़ाई, दूसरी वेव की लड़ाई में खामियां रही हैं, ये सबको पता है। इनको भी पता है, जनता को भी पता है। लेकिन इन खामियों को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। खूबियां है नहीं अभी, तो सिर्फ खामियों का ठीकरा एक से दूसरे सर पर फोड़ना चाहता है, जिससे जब चुनाव आए तो इसका पॉलिटिकल फायदा मिल सके। इसमें केवल विपक्ष शामिल नहीं है, क्योंकि केंद्र में विपक्ष दूसरा है, लेकिन राज्यों में जो बिजी थे अवधेश जी, आप देखिए तो कहां पर बिजी थे ये लोग। जब पहली लहर आई और उसने अपना असर कम करना चालू किया, तो ये सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, या फिर बंगाल के चुनावों में या 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त हो गए। आज जो प्लांट्स की घोषणा हो रही है, आज जो ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर बात हो रही है, आज जो ये कहा जा रहा है कि दवा जो बनानी है उसको उसमें और तेजी लाई जाएगी, वो उस गैप में हो सकता था। लेकिन आपने उस समय अपनी प्राथमिकता चुन के बता दिया कि दूसरे कहां प्राथमिकता में थे। बिल्कुल स्वप्निल जी, ये साफ हो गया कि आपकी प्राथमिकता क्या थी। आपकी प्राथमिकता था सरकारें बनाना और सरकारें गिराना। आपकी प्राथमिकता था धार्मिक आयोजन करना। जो वैज्ञानिक थे, जो विशेषज्ञ थे, उनकी ओपिनियन को नजर अपने स्वार्थ के लिए, यानी सत्ता पाने के लिए जब काम करते हैं तो किस तरह से करते हैं। आपने नारे सुने होंगे, मेरा बूथ सबसे मजबूत। बात तो अब पन्ना प्रमुख तक चली गई है। तो जब इनको अपना काम होता है तो इनका मैनेजमेंट बहुत शानदार होता है। हाँ? जब देश पूरी महामारी के दौर से गुजर रहा है तो इनका मैनेजमेंट आप देख रहे हैं किस तरह का है। सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश हो रही है, लोगों की, इंसानों की जान बचाने की नहीं, अपनी इमेज बचाने की कोशिश हो रही है, जो इमेज बड़ी मेहनत से बनाई गई है। तो बड़ा निराश किया है देश की राजनीति ने। इसमें सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि सभी गजब की लाठी भाटा जंग चल रही है भाई। शब्दों के तीर जिस तरह से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शब्द से लठ चलाएंगे, शब्द से भाटा फेंकेंगे, समझ में नहीं आता किस तरफ जा रहे हैं हम। कल जब हम सुबह उठेंगे, हम में से अगर किसी पहचान वाले को कुछ हो गया तो हम उसके लिए क्या कर पाएंगे, हमें कोई जानकारी नहीं है। हाथ पहले कभी भी इतने बंधे हुए महसूस नहीं हुए। पुनीत जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। पुनीत जी, सवालों से दिक्कत है क्या बीजेपी को? अगर विपक्ष या कांग्रेस सवाल पूछती है या सजेशन देती है तो बीजेपी को दिक्कत है क्या? मतलब चलिए ठीक है, सोनिया गांधी राजनेता है, राहुल गांधी राजनेता है, मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति एक खत लिख दे और उस पर आप लोग बरस पड़े और फिर उसी आइडिया को फॉलो कर लें। मनमोहन सिंह जी ने जो अपने पत्र लिखे, उससे पहले ही उसके ऊपर एक्ट ऑन कर चुकी थी सरकार। और किसी भी तरीके से किसी प्रश्न का और किसी सुझाव का कोई विरोध नहीं है। हर प्रश्न का स्वागत है, हर सुझाव का स्वागत है। पर केवल मात्र भ्रम की स्थिति पैदा करना। जब वैक्सीन नहीं बनी थी तो वैक्सीन क्यों नहीं बनी, जब वैक्सीन बन गई तो इसका ट्रायल नहीं हुआ, वैक्सीन बन गई उसका ट्रायल हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगाएंगे। ये देश के जिम्मेदार विपक्ष के नेता बोल रहे थे। ऐसे ही सवाल राहुल गांधी उसके बारे में लगातार ट्वीट कर रहे थे। आप इन सब चीजों को नकार सकते हैं? 130 करोड़ के देश में सिवाय भ्रम पैदा करने के अगर विपक्ष ने कोई रचनात्मक सहयोग किया हो, सुझाव किया हो, तो आप बताइए मेरे को। आपने उनके मैक्सिमम सुझाव माने हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने उनके मैक्सिमम सुझाव माने? बार भी
सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का एक ट्वीट हो जो ये बताता हो कि वो केंद्र सरकार के साथ या इस देश की जनता के साथ इस संकट में खड़ी है और अच्छा। वो उनको कह रही है कि हम आपके साथ केंद्र अच्छा, मुझे सरकार एक के बात साथ बताइए। मिलकर काम करेंगे। मुझे हर पुनीत जी, बार एक सवाल और। हर बार पुनीत जी एक जी। सवाल और ले लीजिए प्लीज, मैं आपसे जी। रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, बताइए। लगातार बीजेपी से यह सवाल पूछा गया कि विदेशों में वैक्सीन क्यों भेजी गई, विदेशों में वैक्सीन क्यों भेजी गई। आप लोगों ने जवाब देना उचित नहीं समझा। आप लोगों ने कह दिया कि कंपनी की अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स थे और ऐसा था वैसा था। लेकिन कल संबित पात्रा मीडिया के कैमरे पर आते हैं और एक एक चीज बताते हैं, देखो ये यहां गई, ये हमने यूएन भेजी क्योंकि भारत के जो सैनिक बाहर डिप्लॉयड है उनको लगनी थी। इतना समय ये जवाब खोजने में लगा या जवाब गढ़ने में लगा? आप मानते हैं ये जवाब गढ़ा हुआ है? मुझे नहीं पता। फैक्ट्स है। 1,07,00,000। सुनिए स्वप्निल भाई, सुनिए। हाँ। सरकार हर फालतू बात का जवाब देती रहे, इसके बजाय वो अपना काम करे। हम अपना काम कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा एक स्थिति हो गई तो संबित पात्रा जी ने आकर सारी स्थिति क्लियर की। और क्या आप समझते हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ये पता नहीं है? उन्होंने इतने साल शासन किया है, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि क्या लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्या होती है? क्या हमारे पड़ोसी देशों को मदद करना डिप्लोमेसी होती है या नहीं होती है? 1,07,00,000 को जो वैक्सीन दिए गए वो 7 पड़ोसी देशों को दिए गए, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी, जवाब दिया जा सकता मुस्लिम था। बहुल देश है ये। मुस्लिम बहुल जवाब देश दिया जा सकता मोदी था। जी के बारे में मुसलमानों को लेकर किस और तरीके रही की बात, आप कह धारणा रहे हैं बनाई कि जाती है, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के हर लेटर का जवाब आपने दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके दिया है। बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, सियासत आगे भी की जगह देंगे। सवाल का जवाब लेकिन देते इसका थे ना। मतलब ये है, आप मैं स्वप्निल जी, मैं यही बात आपको कह रहा हूं। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? वैक्सीन क्यों नहीं बन रही है? वैक्सीन बन गई है तो इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। ट्रायल हो गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। ठीक है। सलमान खुर्शीद अलग बात बोलेंगे, शशि थरूर अलग बात बोलेंगे, राहुल गांधी अलग बात बोलेंगे, मनीष तिवारी अलग बात बोलेंगे। आरसी चौधरी जी बताइए कि आरसी चौधरी जी, कांग्रेस ने बहुत से खत लिखे और कांग्रेस ने कई बार भेदभाव का आरोप लगाया। अब मावली से विधायक है धर्मनारायण जोशी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, कहा कि वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन प्लांट के स्थान चयन में मावली विधानसभा के साथ भेदभाव हुआ है। स्वप्न जी, निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं, कोई विधायक ने कहा है, तो देश के राज्य के मुख्यमंत्री ने विपक्षी तमाम दलों के साथ में, विपक्षी विधायकों के साथ में, हर वर्ग के साथ में जो संवाद की प्रक्रिया उन्होंने जो अख्तियार की है, वो देश के अंदर किसी भी नेता ने नहीं की। एक चीज तो ये कहना चाहूंगा, मैं मान रहा हूं। और वो सुनते हैं और निश्चित रूप से जवाब आते हैं। क्या मावली के साथ भेदभाव हुआ? किसी विधायक को लगता है, उन्हें लगता है कि मेरे हित की विधानसभा की बातें अगर करते हैं तो मैं मानता हूं जननेता को करनी चाहिए। अगर वो किसी चीज की ज्यादा वो तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ। आप बताइए हुआ क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव जनप्रतिनिधि कहते हैं भेदभाव हुआ, केंद्र भेदभाव कर रहा है, तो आप उनसे जवाब चाहते हैं, वैसा ही जवाब आप दे रहे हैं जो केंद्र देता है। आप देखिए, मैं ये जो आप यही कहना चाहेंगे कि राजनीति खत्म हो गई, केंद्र की सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, मीडिया उनके आवाज में आवाज मिलाता है। क्या इस देश के अंदर CNN की तरह मीडिया है जो राष्ट्रपति से पूछ के कि आप कितनी बार झूठ बोलते हैं? इस देश के अंदर मीडिया से बचा है कोई जो ये साथ? मुझे नहीं पता आरसी साहब, आप मेरे साथ कितनी बार डिबेट में जुड़े हैं, आप हजारों बार मेरे साथ डिबेट में जुड़े। मुझे जो सवाल पूछना होता है मैं पूछता हूं। आपकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मीडिया के दल की। मैंने तो कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ में नहीं देखा, किसी प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे वक्त में फिर आप राहुल गांधी को लाइए मेरे स्टूडियो में, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं, या उन्हें स्काइप से जुड़वा दीजिए, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं, या बीजेपी मेरे साथ प्रधानमंत्री को जुड़वा दे, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं। लेकिन राहुल गांधी फिलहाल विदेशों के चेहरों को तो इंटरव्यू देने की स्थिति में, हमें देने की स्थिति में नहीं है। लोकतंत्र की हत्या श्रृंखलाबद्ध कैसे हो रही है? केंद्र की सरकार हल्फनामा देके ये कहती है कि हमारे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू ना करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि हाई कोर्ट है वो पहले सरकारें चला रही है। अगर लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो क्या इस देश के अंदर तानाशाह करेंगे? ठीक है, क्लोजिंग कमेंट अवधेश जी। चाहती है सुप्रीम कोर्ट। स्वप्निल जी, देखिए, मुनव्वर राणा का एक शेर है। स्वप्निल जी, मुनव्वर राणा का एक शेर है, हाँ। आंसू एक आंसू भी होना। देश में इस समय जो हालात हैं, लोग जिस तरह से परेशान हैं, जांच कराने के लिए, बेड के लिए, दवाई के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए,
यहाँ तक कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए। और इस दौर में भी इस लोग जब इतने परेशान हैं, इस दौर में भी जो राजनीति है, जो आरोप है, जो प्रत्यारोप है, वो लगातार जारी हैं, बल्कि वो बढ़ गए हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव है अपनी इमेज को बचाने के लिए, बनाने के लिए और बचाने के लिए, वैसा कभी सरकारों में देखा नहीं है। सरकार जब असफल होती है, सरकार की जब कमियां होती हैं तो विपक्ष हमलावर होता है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इतना आक्रामक जवाब पहली बार सरकार केंद्र की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये जो दौर है बहुत मुश्किल दौर है और राजनीति ने अपना जो बचा कुचा जो ईमान था, जो इज्जत थी लोगों के मन में, उसको गिराया है। बहुत निराशाजनक है, इनको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए इस मुश्किल घड़ी में मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि ये देश के लिए परीक्षा की घड़ी है। देश एक इम्तिहान से गुजर रहा है और वो किसी तरह खुद को बचाकर इस इम्तिहान में पास होना चाहता है, लेकिन उनकी इस जंग में राजनीतिक दलों को अपने लिए नंबर्स चाहिए और नंबर्स में खुद को मेरिट में आता वो देखना चाहते हैं। ये स्थिति नहीं बदली तो एकजुटता के साथ लड़ाई भगवान जाने कैसे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।